नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ 9 बजे के समाचार में। आइए डालते हैं एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर भालकी सड़क यातायात के लिए बड़ा रिस्क। कर्नाटक में मिला कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का दूसरा मामला। कर्नाटक में लगातार कम हो रहे कोरोना के नए मरीज, फिर चिंता बढ़ा रहा वायरस। 24 घंटे में मिले 54,069 नए मरीज, 1,321 की गई जान। इंफोसिस के पूर्व सीईओ के नेतृत्व में नौकरशाही में बड़े सुधार की तैयारी। अब समाचार विस्तार से। बीदर भालकी की सड़क खस्ता हालत में। जहां पिछले कुछ सालों से इस सड़क का काम चल रहा है, लेकिन यह काम कब पूरा होगा वो तो भगवान जाने। फिलहाल यह सड़क पर रहे खड्डे मौत को दावत दे रहे हैं, जबकि यह सड़क महाराष्ट्र के उदगीर को भी जोड़ती है और बड़े बड़े नेता इस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन निर्माण कार्य की कोई कुछ सूद नहीं ले रहा है। काम के कारण खोदे गए खड्डे और मिट्टी इस बारिश के मौसम में वाहनों की आवाजाही के लिए आफत बनकर हादसों को दावत दे रही है। इस सड़क पर वाहन चलाना बड़ा रिस्क बना हुआ है। जिले विभाग के 82 कृषि सहायक निर्देशक और कृषि अधिकारी आज सुबह कार्यालय पहुंचकर छुट्टी की अर्जी देकर प्रदर्शन किए हैं। सभी अधिकारियों की मांग है सरकार तुरंत तारामणि का तबादला या निलंबित करने के बाद वह कार्य पर आएंगे। इस संबंध में बताया जाता है कि तारामणि विभाग में अधिकारियों के साथ बुरा बर्ताव करती है और हाल में किसानों को बीज के मामले में कार्य करने में विफल हुई है, लेकिन इसको अधिकारी जिम्मेदार ठहराकर उन्हें तकलीफ देने का काम कर रही हैं। इस संबंध में कृषि विभाग के अधिकारियों और मंत्री से भी शिकायत की गई है। आज अधिकारियों और जिला सरकारी नौकर संघ के अध्यक्ष सहित अन्यों ने केपी चैनल से बात करते हुए अपनी तकलीफ बयान की है। आत्मीय पत्रिका माध्यम विशेषವಾಗಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಮಂಗಲಿಗೆ ಸರ್ ಅವರೇ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಜಕ್ಕ ಸರ್ ಅವರೇ, ಎಡಿ ಸಾಹೇಬರಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ 5 ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಇವತ್ತಿನ 90 ಜನ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಜೆ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಾಳೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾಮಣಿಯವರು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು 50% ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ 100% ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳಿದ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. मैं इस मौके पर आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे साथी मल्लिकार्जुन ने बताया कि 1.5 महीने से हमारा ये सिलसिला चल रहा है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट से अभी तक कुछ एक्शन नहीं हुआ है। बीज विफल होने का कारण एडीए नहीं है, क्योंकि एडीए को इंडेंट देने की अधिकार नहीं है। इंडेंट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जॉइंट डायरेक्टर को है, तारामणि मैडम को है, जो कि उन्होंने इंडेंट सही वक्त पे सही लोगों को इंडेंट नहीं दे के हमको बीज की कमी पड़ी है, जिसके बारे में हमारे पास ऑडियो क्लिप्स हैं और कुछ प्रूफ भी हैं जो कि हम दे सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि ये उनकी नाकामी की वजह से आज हमको बीज में तकलीफ हुई है बीज डिस्ट्रीब्यूट करने में, जिसकी वजह से आज उन्होंने मुझे भी 2 नोटिस इशू करे हैं, जबकि एक नोटिस इशू करे हैं 15 तारीख का। वो नोटिस मुझे अभी तक मिला नहीं है, लेकिन उसकी कॉपी मुझे बताई गई है। और 19 तारीख का एक नोटिस बना के 15 तारीख का जो नोटिस दिए हैं उसमें उन्होंने बताया है कि 7 दिन के अंदर रिप्लाई देना बोल के, जो कि ये नोटिस मेरे साथ में है, मैं आपको बता सकता हूं। और 19 तारीख को जो नोटिस दिए हैं वो 19 तारीख का नोटिस मुझे 22 तारीख को इशू करते हैं और उसमें देते हैं कि 3 दिन के अंदर रिप्लाई देना। 15 तारीख का नोटिस इशू करे सो उसमें 7 दिन के में रिप्लाई देना बोल के, और उन्होंने मेरे बारे में कुछ स्टाफ को ये बोले कि इनको सस्पेंशन के लिए लिखो बोल के, जबकि सस्पेंशन करने के लिए मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं काम नहीं करा। मेरे ताल्लुक़े में मेरे काश्तकार से, मेरे ताल्लुके के काश्तकार से अभी तक कोई मेरे बारे में कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर वो कंप्लेंट है तो मैं उसको स्वीकार करने को, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। सर, आज से जो है हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गए महीने से, मतलब 14 मई से जो है हमारा ये गवर्नमेंट के तरफ से और हमारे कर्नाटक गवर्नमेंट यूनियन के अध्यक्ष थ्रू हमने मेमोरेंडम दिया है कि हमारे जो जेडीए मैडम है श्रीमती तारामणि, इन्होंने हमारे हर वर्ग के सिब्बंदी के साथ जो है
बर्ताव उनका अच्छा नहीं है, जिन्होंने हमारा मानसिक जो स्थैर्य बोलते हैं उसको उन्होंने मार दिया है। इसके कारण हमने इनके विरुद्ध, इनके अंदर हमने काम नहीं कर सकते बोल के ऑलरेडी हमने 1 महीने पहले हमने सरकार को मेमोरेंडम दिया था और हमारे सरकारी नौकर संघ अध्यक्ष को उनको भी हमने मेमोरेंडम दिया था। इसके मुताबिक जो है उनको एक्शन लेंगे बोल के ऊपर से हमको डायरेक्शन आया हुआ था, लेकिन अभी तक जो है डायरेक्शन कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। गौरनेली में हनुमान मंदिर के पास एक सविता नामी महिला, जिसके पति का नाम कल्लप्पा है, ने गुरुवार की सुबह आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर गांधीगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात का जायजा लिया। इस संबंध में केपी न्यूज ने आत्महत्या कर लेने वाली महिला के परिजनों से बात की और पुलिस से बात की तो गांधीगंज पीएसआई ने कहा कि केस की जांच की जा रही है, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट अस्पताल ले जाया गया। पीएसआई ने बताया कि केस महिला पुलिस को सौंपा गया है। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗೋರ್ನಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟೂರಿನಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಳು ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಮುಂಜಾನೆ ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಕರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಕರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಣ ಜೋಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು। ಇವರು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಬಂದಾರೆ। ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ತಂಗಿಗೆ ಕರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತಂದು ಬಂದು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರತ್ತಾಯ್ತಂದು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಣ ಜೋಗಿ ಬಿದ್ದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂತು। ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಊರದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಸೇರಿವಿ। ಅತ್ತೆ ಆಗಲಿ ಗಂಡಾಗಲಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಇತ್ತು, ಇದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಸತ್ತರ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ। ಮೇರಾ ನಾಮ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿದ್ದರಾಮ್, ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೂರು ನಿವಾಸಿ ನಾನು। ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಭಾವದಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೂ ಈಗ ಕೊಟ್ಟ ಮನೆಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾರಣ और कम से कम 10-12 साल से बच्चे आज गांव में 4 महीने रहता था, 2 महीने यहाँ रहता था और बच्चों को टॉर्चर करके लेके जाता था। तो ऐसा बच्चों को और माँ को टॉर्चर था बोलकर मेरा ये है। सविता है, हस्बैंड का नाम कल्लप्पा है और माँ बाप का नाम लक्ष्मण और उनके माताजी का नाम चंद्रम्मा, अष्टूर गांव से देयस्वाही है। ನಾನು ಸುಧಾಕರ್ ಗ್ರಾಮ ಮೆಂबर ಆಗಿ ಏನು हमारे हम क्रिश्चियन के उन्होंने एसटी के है। जब हम घर पे थे तो पूरा पब्लिक जमा हो रहा था। हम जब चाय पीते वक्त जाते वक्त तो उन्होंने बोले क्या हुआ, बोलो तो ऐसा अंदर ये हो गया, बोलो तो हम इत्तेफाकन अंदर जाके पब्लिक ठहर के हम बाजू सड़क दूर करके अंदर जाकर देखे तक वो फांसी डालने से था। जब उनके घर में जब वो स्पॉट पे कोई भी नहीं थे, उनके मम्मी आंगनवाड़ी हेल्पर है, उन्होंने राशन आया था उतारने के लिए उन्होंने गए थे। घर पे वो एक ही थी, बच्चे उनके ससुराल में थे। हाँ, आज कारून है ना उसका भाई, जब उन्होंने इधर डेथ हुआ, जब वो इधर ही था उसका भाई बुलाने आया था। आज कारूणी को बुलाने के लिए उन्होंने उसके साले को फ़ोन करके बोला था क्या बहन को बुला लेके जाता हूँ, तो ठीक है घर पे से बुला लेके जा बोल के उन्होंने फ़ोन करके बोले उसके साले को। जब उन्होंने आको इधर बोलने तक वो डेथ था। उनका हस्बैंड पेट्रोल पंप पे, हाँ वो जब नहीं था उस घर पे उसके सास थे, उनके सास अकेले थे। उसके सास तो राशन आया था और राशन आने से उन्होंने राशन उतारने के लिए उन्होंने स्पॉट पे होना पड़ता ना स्कूल पे। उन्होंने जब टाइम को उधर गए थे, जब इन्होंने पानी उन्होंने आके सब रेडी होके शादी को आज सॉरी ईद है जाना बोल कुछ कपड़े वपड़े सब पहन के रेडी होके होगा। कर्नाटक में बुधवार को कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट का दूसरा मामला सामने आने के बाद राज्य में इस वेरिएंट के 2 मामले हो गए हैं। इससे पहले मैसूर में एक मामला सामने आया था। बेंगलुरु में मरीज को आइसोलेट किया गया है और उसका इलाज किया जा रहा है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि इस मामले की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दी गई है और आगे की कार्रवाई पर विचार चल रहा है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नए वेरिएंट को लेकर जागरूक है और राज्य में 6 जीनोम लैब की स्थापना की जा रही है। जिन लोगों के नमूने लिए गए हैं उनमें से 5% नमूनों की अलग से जांच की जा रही है। बता दें कि देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अभी तक 40 मामले सामने आए हैं। इनमें से सर्वाधिक 21 महाराष्ट्र में मिले हैं।
कर्नाटक में नए कोरोना संक्रमित की संख्या कम होने का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। राज्य में बुधवार को 4,436 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं राज्य में 6,455 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मामले घटकर 1,16,450 हो गए। वहीं संक्रमण से 123 लोगों की मौत हो गई। राज्य में पॉजिटिविटी दर 2.59% रही। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बेंगलुरु शहरी जिले में 1008 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। यहां 24 संक्रमितों की मौत हो गई। वहीं शहर में 1071 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। कर्नाटक में अगले मुख्यमंत्री को लेकर राज्य के दो बड़े सियासी दलों में अंतर्कलह तेज हो गई है। भाजपा के बाद कांग्रेस में भविष्य के मुख्यमंत्री को लेकर गुटबाजी साफ दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के कुछ समर्थकों ने उन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, तो प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और उनके समर्थक परेशान हो गए और इस तरह की बयानबाजी से बचने के लिए अलकमान को निर्देश देना पड़ा। विधायक जमीर अहमद ने शुरू किया अभियान। एक हफ्ते पहले चामराजपेट के विधायक जमीर अहमद खान द्वारा शुरू किए गए सिद्धरामैया अगले सीएम अभियान में 3 और विधायक शामिल हो गए। कोप्पल से बसवराज हित्तल, कांपली से जेएन गणेश और हगरी बोम्मनहल्ली से भीमा नाइक ने खुले तौर पर इसका समर्थन किया। लगातार लॉकडाउन ने छोटे उद्योग धंधों की कमर तोड़ दी है और इस क्षेत्र का पटरी पर लौटना आसान नहीं होगा। राज्य सरकार सभी वर्गों की सहायता कर रही है। इसी तरह लघु उद्यमियों को भी रियायतें देकर इस क्षेत्र को बचाने में मदद कर सकती है। कर्नाटक लघु उद्योग महासंघ ने यह मांग की है। महासंघ के अध्यक्ष केबी अरसप्पा ने मंगलवार को विभिन्न जिलों के लघु उद्योग संघों के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में भाग लेते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण राज्य की 20% लघु उद्योग इकाई बंद हो गई है। राज्य के विभिन्न जिलों के 8,75,000 लघु उद्यमियों ने इस क्षेत्र में करोड़ों रुपयों का निवेश किया है। लघु उद्योगों से 1.4 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। लॉकडाउन के कारण इस क्षेत्र के 10 से 15 लाख श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। लघु उद्योगों को आधे कर्मचारियों के साथ काम करने की शर्त पर अनुमति मिली है। इस क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के सामूहिक टीकाकरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। डूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और केपी न्यूज़ 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान जो एक हमदर्द इंसान हैं और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने केपी न्यूज़ 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। देश में करोड़ से अधिक कोरोना टीके की खुराक देने वाला कर्नाटक 5वां और दक्षिण भारत का पहला राज्य बन गया। एक दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित विशेष टीकाकरण अभियान में 11.11 लाख लोगों को टीके की खुराक देने के साथ कर्नाटक देश में दूसरे स्थान पर था। मंगलवार को कर्नाटक में 3.94 लाख लोगों को खुराक दी गई। इसके साथ ही राज्य में अभी तक दिए गए खुराकों की संख्या 2,99,000 से ज्यादा हो गई। टीकाकरण के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र में 2.87 करोड़, उत्तर प्रदेश में 2.72 करोड़, गुजरात में 2.32 करोड़ और राजस्थान में 2.21 करोड़ से अधिक अभी तक खुराक दिए गए हैं। दक्षिणी राज्यों में कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश दूसरे, तमिलनाडु तीसरे और केरल चौथे स्थान पर है।
गोविंदपुर पुलिस थाना अंतर्गत मंगलवार को एक बदमाश 36 वर्षीय सैयद करीम अली की हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार शिवाजी नगर के सैयद करीम मुंबई के शार्प शूटर और कुख्यात अपराधी रशीद मलबारी गिरोह का सदस्य था। पुलिस की जांच से पता चला है कि सैयद करीम के अन्य बदमाश अनीस की पत्नी से अवैध संबंध थे। पुलिस ने अब अनीस को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया तो सैयद करीम ने अनीस की पत्नी की आर्थिक सहायता के बहाने उससे संबंध बना लिए थे। पुलिस को आशंका है कि यह पता चलने पर अनीस ने अपने साथियों की मदद से सैयद करीम की हत्या कराई है। मंगलवार सुबह सैयद करीम का शव डीजे हल्ली के मैदान में पड़ा मिला। उसके शरीर पर धारदार हथियारों से हमला किया गया था। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी थमी नहीं है। राहत की बात यह है कि कोरोना के दैनिक संक्रमित मामलों और संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या में भारी गिरावट आई है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना अभी भी चिंता का विषय है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 54,069 नए मामले सामने आए हैं और 1,321 लोगों की संक्रमण से जान चली गई। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 से अधिक मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने मिशन कर्मयोगी के तहत नौकरशाही में महत्वपूर्ण सुधार की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए तकनीकी और प्रबंधन क्षेत्रों से जुड़े दिग्गजों की सेवा ली जा रही है। सरकार ने इसके लिए इंफोसिस के पूर्व सीईओ एसडी शिबूलाल की अध्यक्षता में बुधवार को 3 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित कर दी। केंद्र सरकार ने मिशन कर्मयोगी के तहत नौकरशाही में महत्वपूर्ण सुधार की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए तकनीकी और प्रबंधन क्षेत्रों से जुड़े दिग्गजों की सेवा ली जा रही है। सरकार ने इसके लिए इंफोसिस के पूर्व सीईओ एसडी शिबूलाल की अध्यक्षता में बुधवार को 3 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित कर दी। वहीं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से जुड़े क्षमता निर्माण आयोग के चेयरमैन आदिल जैनुल भाई विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे, जो टास्क फोर्स के साथ चर्चा करेंगे। टास्क फोर्स को पूरी छूट दी गई है और इस पर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर भालकी सड़क यातायात के लिए बड़ा रिस्क। कर्नाटक में मिला कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का दूसरा मामला। कर्नाटक में लगातार कम हो रहे कोरोना के नए मरीज, फिर चिंता बढ़ा रहा वायरस। 24 घंटे में मिले 54,069 नए मरीज, 1,321 की गई जान। इंफोसिस के पूर्व सीईओ के नेतृत्व में नौकरशाही में बड़े सुधार की तैयारी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।